नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में LLB 3 ईयर्स कोर्स LLB 5 ईयर्स कोर्स के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। कुछ सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म भी हो चुके हैं। हम लोग आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे, अभी तक हमने LLB ऑनर्स फर्स्ट ईयर में जो भी पुराने पेपर थे उसको लेकर के बात करी है। आज के अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी पेपर है, रिटन का आखिरी पेपर, उसको लेकर के। पहले सेमेस्टर में आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक पढ़ना रहता है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट का ये 75 धाराओं का कल आपका मतलब जब भी है आपका इम्तिहान है, तो उसमें जो आपके लिए सिलेबस के हिसाब से अगर एक बार देखा जाए कि आपका जो सिलेबस है उसमें चीज़ें क्या क्या हैं, तो पहली यूनिट आपकी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन की जो शर्तें हैं, और उसके बाद एक्सेप्टेंस को लेकर के है, रिवोकेशन को लेकर के है, ऑफर के ढेर सारे प्रकार कौन कौन से हैं, और एक्सेप्टेंस की जो नियम हैं वो क्या है, उसको लेकर के आपको पढ़ना होता है। दूसरी यूनिट कंसिडरेशन और कैपेसिटी को लेकर के है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन, उसके एसेंशियल, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन खैर आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है, लेकिन कंसिडरेशन आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय आप प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी। कैपेसिटी है, माइनर की पोजीशन है, जहाँ पर आप कैपेसिटी पढ़ते हैं और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो मेजर दो वॉइस का आपस में कर सकते हैं। वहीं से सवाल उठता है कि क्या माइनर का कॉन्ट्रैक्ट या माइनर का एग्रीमेंट वो वैलिड है, या विधि की दृष्टि में जो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट या माइनर के एग्रीमेंट की जो स्थिति है वो क्या है। नेचर इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट्स। तीसरी यूनिट वैलिडिटी को लेकर के, डिस्चार्ज और परफॉर्मेंस को लेकर के है कि संविदा का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, वैधता, उसका डिस्चार्ज उसको किया जाना और उसके परफॉर्मेंस, उसके प्रदर्शन को लेकर के है, जहाँ पे आपको कंसेंट, फ्री कंसेंट के विषय में पढ़ना है। और जिस समय आप फ्री कंसेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि कोर्सन नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अपनी अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब कि अपनी पोजीशन का मिसयूज करना, कोर्सन का मतलब प्रपीड़न करना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, और फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं, वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल, अनसर्टेन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब क्या है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस को लेकर के, इम्पॉसिबिलिटी को लेकर के, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझते हैं, कहते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच और प्रेजेंट ब्रीच का मतलब क्या होता है। और जब ब्रीच हो गई तो यूनिट 4 में आपके पास रेमेडीज़ हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आपको रेमेडीज़ के तमाम सारे प्रकार पढ़ने हैं। रिमोटनेस का मतलब क्या है, इंजंक्शन पढ़ना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और वहाँ पे जो एक सिद्धांत है क्वांटम मैरियट का, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस है, क्वांटम मैरियट का सिद्धांत है, बहुत पूछा जाता है आपसे। और अंतिम जो आपका टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 68 से 72, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक आपके लिए है, जहाँ पे मोजेस वर्सेस मैकफर्लन का केस है, अनजस्ट इनरिचमेंट का सिद्धांत है। तो ये जो चारों यूनिट है, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 के करीब आपको वो सेक्शन पढ़ने हैं, जहाँ पे एक एक करके अगर सवालों की बात करें तो एक सवाल, पहला सवाल वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या सीधे आपसे पूछा गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, डिस्कस। तो आपको कुल मिलाकर के पहले एक सवाल के लिए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब उसमें आपको एसेंशियल एलिमेंट्स आपको तैयार करके जाना है। मीन्स आपको एक वैध संविदा के, एक वैध कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको पूरा का पूरा कायदे से पढ़ करके जाना है। आप ऑफर के विषय में जब पढ़ रहे हो तो ऑफर के प्रकार भी पढ़ करके जाइए। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है, काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर के बाद जब आप एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी देखिए कि एक्सेप्टेंस ऑफर के कम्युनिकेशन को कैसे आप समझाएंगे, ऑफर के रिवोकेशन को कैसे समझाएंगे, या एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन को, एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन को कैसे समझाएंगे, जिसको बोलते हैं सहमति का प्रेषित किया जाना या सहमति का प्रतिसंहरण किया जाना, रिवोकेशन करना। कहने का मतलब ये है कि जब आप वैध संविदा की आवश्यकता तो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि कहीं से भी सवाल आपको एक अलग सवाल भी बन के आ सकता है। एक तो वैध संविदा की आवश्यकता तो हो गया, एक सवाल आपको रिवोकेशन का या कम्युनिकेशन का भी आ सकता है। दूसरा सवाल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ा सवाल है, वो है कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने के लिए सक्षम लोग कौन हैं, और जहाँ पर आप संविदा करने के लिए सक्षम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप माइनर के एग्रीमेंट या माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, उसको कायदे से पढ़ करके जाइए। कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम आगे बढ़ें तो आपके लिए कंसिडरेशन वाली बात ज़रूरी है। एक सेंटेंस कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, विदाउट कंसिडरेशन एन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इसका मतलब आप क्या समझते हैं और इसके एक्सेप्शन बताइए, इसके अपवाद हैं क्या, इस प्रकार का सवाल। आगे बढ़े तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है या इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस समय आप डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, जिस समय आप इम्पॉसिबल इवेंट पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप उसकी थोड़ी सी तुलनात्मक स्टडी करके जाइए, तुलनात्मक अध्ययन करके जाइए, और उसको वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको बाजी करार कहते हैं,
तो बाजी करार का मतलब या वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी देखते जाइएगा और उसकी तुलना कीजिएगा आप इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट से, जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उससे, और किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का उद्भव हुआ, उसका वो उत्पन्न किस में हुआ, उसको निकल के किस में आया, उसको कायदे से पढ़ करके जाइएगा। प्रिविटी, प्राइवेसी आपके लिए ज़रूरी टॉपिक है, तो प्राइवेसी को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। और कई बार एक सेंटेंस आपसे पूछा जाता है कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट में जो दो पार्टीज़ हैं, तो दो पक्षकार हैं, उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए, हानि के लिए अधिकृत नहीं होता है, इसको डिस्कस कीजिए। तो वो समझिए कि वो प्राइवेसी, जो प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट के विषय में पूछा जा रहा है। और इस चीज़ को भी लेकर के तैयार रहिए कि प्राइवेटी टू कॉन्ट्रैक्ट की भारतीय विधि में, भारतीय संविदा विधि में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या स्थिति है। और चूंकि सारा का सारा लगभग ये जो लॉ है हमारा, ये हम बाहर से लेकर के आए हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति है। एक ऑफर और एक्सेप्टेंस को लेकर के एक एंसन का एक स्टेटमेंट है, वो बारूद वाला आपने सुना होगा, बारूद में माचिस की तीली लगाने वाला जो वो है, एक स्टेटमेंट है, उसको भी कायदे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ऑफर एक्सेप्टेंस के विषय में सीधे ना पूछ करके उस स्टेटमेंट के माध्यम से वो पूछी जाती हैं। आगे हम बढ़ें तो ब्रीच को लेकर के आप तैयार रहिए। और ब्रीच में एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ब्रीच का मतलब क्या होता है, कैसे चीज़ों की गणना की जाएगी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय में, जो मुआवजा देने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी। रिमोटनेस का मतलब क्या होता है, सुदूर होना क्या होता है। क्या माना जाएगा कि किसी संविदा भंग या कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत दूर की चीज़ों का आप पैसा वसूल सकते हैं क्या, कि ये होता तो मेरा वो होता, इस करोड़ों रुपए का मेरा नुकसान हो गया तो करोड़ों रुपए मुझे दीजिए, या जो सामने जो एक्चुअल डैमेज हो रहा है उसकी भरपाई होती है। तो जहाँ पे आप रेमेडीज़ पढ़ रहे हैं वहाँ पर डैमेजेस का मतलब समझ के जाइए। आप यहीं से किसी भी अन्य विषय के लिए भी डैमेज और डैमेजेस का अंतर भी कायदे से पढ़ लीजिएगा कि क्षति और क्षतिपूर्ति का, या क्षति और भरपाई का मतलब क्या होता है, अंतर क्या होता है। और वहीं पर आपको क्वांटम मेरिट का सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है कि क्वांटम मेरिट का सिद्धांत भी आप जानते रहिए। कई बार AB करके जब पूछा गया तब भी क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के विषय में पूछा गया, या कभी कभी सीधे क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के विषय में पूछा गया। और एक सवाल जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अर्ध संविदा, कल्प संविदा जिसको बोलते हैं, जिसकी शुरुआत तो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसकी तरह नहीं होती। उसमें कोई सीधा ऑफर नहीं होता, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होता। आप किसी को नेसेसरीज सप्लाई कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इनकेपेबल है, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे नहीं कर सकते हैं, जिससे आप पूछ नहीं सकते हैं। कोई विकृत व्यक्ति है, कोई स्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति नहीं है, कोई बीमार आदमी पड़ा हुआ है, तो अगर आपने उसको नेसेसरी सप्लाई कर दी तो आपकी भूमिका और उसकी भूमिका क्या हो जाती है। क्या आप किसी के लिए नेसेसरी जगह सप्लाई कर देते हैं तो क्या उससे कैश में पेमेंट करवा सकते हैं, क्या आपका उसका सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या आप उसकी प्रॉपर्टी से वो चीज़ रिडीम करेंगे। या अगर आप फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, अगर आपको रास्ते में चलते हुए एक बटुआ मिल जाता है, एक पर्स मिल जाती है, तो उस पर्स को उठाने के साथ ही आपकी भूमिका क्या हो जाती है। क्या आप बेली हो जाते हैं, या आपकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उसको आप अपने पास रख के आगे बढ़ जाएं, तो या आप उठाने के साथ ही आप जिसका भी पर्स है उसके साथ आपकी कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलेशन हो जाता है कि आप उसको वो चीज़ वापस करें। तो इस प्रकार के सवाल सेक्शन 68 से सेक्शन 72 में है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के तैयार रहिएगा। एक बार अभी जो चीज़ याद आ रही है कि जो भी आप पूरा का पूरा जो आपका ये पेपर है, चूँकि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, और मुझे लगता है क्या है वास्तविकता ये कि लॉ का फ्लेवर लिया हुआ है, पहला पेपर है। लॉ का जो कलेवर है, जो फ्लेवर है, उसका ये पहला पेपर है आपका। अभी तक आपने हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे पेपर्स दिए होंगे, पहला लॉ का पेपर है। तो 2-3 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि खैर आपके अध्यापकों ने आपको बताया होगा, लेकिन आप पूरा प्रयास करिए कि आप जो भी सवाल का अटेम्प्ट कर रहे हैं उस सवाल में आप रेलिवेंट प्रोविजन लिखना ना भूलें। रेलिवेंट प्रोविजन का मतलब कि जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा है, आप जैसे कॉन्सिडरेशन लिख रहे हैं तो वो हिस्ट्री का विषय नहीं है, वो हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है कि आप कॉन्सिडरेशन के विषय में सीधे उसका इतिहास, भूगोल आप लिखना शुरू कर दें। आपसे सबसे पहले कॉन्सिडरेशन अगर पूछा जा रहा है तो ये जानने की इच्छा है हमारी या शिक्षक की आपकी कि क्या आप सेक्शन 2D का मतलब जानते हैं, क्या आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2D से परिचित हैं क्या। अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछी जा रही है तो क्या आप सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से परिचित हैं क्या। क्या आपसे कंसिडरेशन के एक्सेप्शन की बात पूछी जा रही है तो सेक्शन 25 आप लिख पा रहे हैं। तो जैसे ही आपको सवाल दिखे, जैसे ही आपको जवाब लिखना है, तो वहाँ पर सबसे ऊपर बड़े बड़े ब्लैक लेटर में या जैसे भी आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसका रेलिवेंट प्रोविजन लिखिए। अगर आपको पार्ट याद आ रहा है तो आप पार्ट भी लिख दीजिए, अगर आपको सेक्शन याद आ रहा है तो बहुत वाह वाह है। अगर आपको कंसिडरेशन के विषय में लिखना है, अगर आपको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के विषय में लिखना है, तो आप सबसे पहले उसके सेक्शन को मेंशन करिए। अगर आप फ्री कंसेंट का सवाल कर रहे हैं, फ्री कंसेंट भी आपके लिए ज़रूरी है,
मैं भूल रहा था, फ्री कंसेंट आपके लिए ज़रूरी है। फ्री कंसेंट को भी कायदे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या नहीं होगा तभी फ्री कंसेंट होगा। अभी आप फ्री कंसेंट का सवाल कर रहे हैं। फ्री कंसेंट का सवाल करते समय आपको सबसे पहले जब लिखना है तो फ्री कंसेंट का सेक्शन लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बाद आपको अपनी बात लिखनी है। दूसरी बात, बहुत समस्या है आपके साथ कि समस्या मतलब ये वाजिब समस्या है, कोई नई समस्या नहीं है या कुछ अतार्किक नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए कि बैरक की भाषा हूबहू लिखनी है। क्या मुझे बैरक की भाषा नहीं याद हो रही तो करेंगे कैसे? तो कम से कम आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जो सेक्शन है आपका जो अधिनियम का नाम है वो तो पूरा लिख करके आइए। बहुत लोग ICA लिख करके आते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत भाषा है। आप पूरा का पूरा लिखिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या जो भी आपका मौजू है, जो भी आपका वहाँ पर लिखने का जो भी ज़रूरत हो। लेकिन आप ICA नहीं लिखेंगे, ये मैं हिदायत दे रहा हूँ और निवेदन भी कर रहा हूँ कि आप ICA लिखना बंद करिए। और अगर आपको लगता है कि एक ही पैराग्राफ में आपको 3 धाराओं का उल्लेख करना है तो जरूरी नहीं है कि आप तीनों धाराओं को एक बार में लिख करके ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिख रहे हैं। आप एक धारा लिखिए, उसमें भी 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखिए, उसके बाद फिर लिखिए सेक्शन फला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई इरिटेट नहीं होने जा रहा है। अगर आपके मन में यह है कि मैं 5 बार एक ही धारा लिख रहा हूँ, 5 बार एक ही एक्ट का नाम लिख रहा हूँ, कोई भी आपसे इरिटेट होने नहीं जा रहा है और ना ही आप उसको अनावश्यक लंदी बना रहे हैं। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल उचित काम कर रहे हैं, बिल्कुल युक्तियुक्त काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होइए। लेकिन ये मान के चलिए कि ये हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का या ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, ये लॉ का आपका पहला पेपर है। और इसमें आपको इसका जो मूल्यांकन होगा वो इस तरीके से होगा कि आपने लॉ पढ़ा हुआ है। इस तरीके से कतई मूल्यांकन नहीं होगा कि आप और सारे आर्ट्स के मानविकी के विषय पढ़ करके आ रहे थे और इसमें आपके साथ कुछ रियायत कर दी जाए। कोई भी रियायत नहीं होनी है। ये मान के आपका जो पर्चा जांचा जाएगा कि आप संविदा विधि के विद्वान हैं, 75 धाराओं के विद्वान हैं। जो आप नंबर पाएंगे माना जाएगा कि 75 धाराओं में आप इतना % नंबर लेकर के आए हैं। तो निवेदन है भैया कि आप रेलिवेंट प्रोविजन लिखना मत भूलिए। और दूसरी बात, जब भी आप अपना जवाब दे रहे हैं तो वहाँ प्रयास करिए कि नीचे एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझा दीजिए। कई बार आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ आ रही है और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके आने वाले कल के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपका आखिरी पेपर है और आपसे मुलाकात तब अगले सेमेस्टर में होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी बातें आपको लगें कि ये चीज़ें आपको सीधे सीधे समझाने में समस्या हो रही है, वहाँ पर प्रयास करिए कि ग्राफ बनाइए, वहाँ पर प्रयास करिए, इलस्ट्रेशन दीजिए। अब मान लीजिए आपको कालिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल पेन कंपनी का केस था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस था, नहीं याद आ रहा है। आपको एक पार्टी का नाम याद आ रहा है, आपको मोहरी बीवी का नाम याद आ रहा है, या आपको धर्मोदास घोष का नाम याद आ रहा है। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ मोहरी बीवी, या आप सीधे लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ धर्मोदास घोष, या आप सीधे लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ सेठ गिरधारी लाल गोयल, आप सीधे लिख सकते हैं इन द केस ऑफ भगवान दास, आप सीधे लिख सकते हैं इन द केस ऑफ डेरी वर्सेस पीक में डेरी याद आ रहा है डेरी लिख दिया, पीक याद आ रहा है पीक लिख दिया। लेकिन फर्जी केस मत लिखिए, फर्जी केस मत लिखिए। आप वो रिकी पोंटिंग वर्सेस एडम गिलक्रिस्ट, एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस ब्रेटली, ये सब लिख करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मन से मत बनाइए। हाँ, अगर आपको केस लॉ में फैक्ट याद आ रहे हैं, उसकी फाइंडिंग याद आ रही है, उसका रेशियो याद आ रहा है, जजमेंट याद आ रहा है, रीजन डिसीजन याद आ रहा है, और आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप उसको इलस्ट्रेशन बेस्ड कर दीजिए। आप एक पार्टी आपको याद आ रही है कि एक पार्टी मोहरी बीवी थी, एक पार्टी धर्मोदास घोष, लेकिन आपको फैक्ट याद है, आपको दोनों के नाम नहीं याद है, तो आप उसको ए मान लीजिए मोहरी बीवी को, और आप धर्मोदास घोष को बी मान लीजिए, और वहाँ पर अपना पूरा का पूरा जवाब फ्रेम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी के लिए बड़ा दिन है। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध तमाम सारे विधि महाविद्यालयों में जो भी LLB ऑनर्स में पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी अपने परिवारों का नाम रोशन करने के लिए प्रवेश पाए हुए लोग हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये आखिरी पेपर है जो रिटन का है। बाकी योगा का पेपर होगा, वो सामान्य पेपर है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। और प्रयास ये कीजिए कि विधि का पेपर है, कानून का पेपर है, तो उसको कानून के तरीके से ही लिखिए। ढेर सारी शुभकामनाएं अगले सेमेस्टर में, और बीच में कुछ भी नया अपडेट होता है तो उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।